अलाउद्दीन खिलजी खिलजी साम्राज्य का सुल्तान था। उसे खिलजी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अलाउद्दीन के शासनकाल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसका नाम आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। आइए जानते हैं कि अलाउद्दीन को जिस तरह से दिखाया जाता है क्या वो वैसा ही था या फिर ये सब बातें अफवाह हैं। अलाउद्दीन का जन्म 1266 में अफगानिस्तान में हुआ था। उसकी शुरुआती जिंदगी काफी जद्दोजहद से भरी थी। बचपन से अलाउद्दीन एक सपना देखा करता था। वो दुनिया का दूसरा अलेक्जेंडर बनना चाहता था और पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। हालांकि अलाउद्दीन दुनिया के लिए अलेक्जेंडर तो नहीं बन पाया, लेकिन उसे चाहने वाले उसे सिकंदर सानी यानी उस समय का सिकंदर कहकर बुलाया करते थे। इससे अलाउद्दीन को संतुष्टि तो मिल ही जाया करती थी। अलाउद्दीन ने दुनिया को जीतने के अपने सपने को आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा, लेकिन उसका यह सफर बड़ी मुश्किलों से भरा था। अलाउद्दीन के सफर की शुरुआत होती है उसके अमीर तुजक बनने से। ये पदवी अलाउद्दीन के चाचा और उसके पहले के सुल्तान जलालुद्दीन द्वारा उसे शुरुआती सालों में दी गई थी। दरअसल जलालुद्दीन अलाउद्दीन से काफी खुश था। अलाउद्दीन की बहादुरी पर जलालुद्दीन को काफी गर्व था, लेकिन जलालुद्दीन को यह डर भी था कि यही बहादुरी एक दिन दो धारी तलवार बनकर उसका गला भी काट सकती है। इसीलिए उसने अलाउद्दीन को ऐसी पदवी दी जिसका महत्व बहुत ही कम था। दुनिया को जीतने की इच्छा और लालच ने उसे इस पद पर ज्यादा दिनों तक रहने नहीं दिया। साल 1291 आया और जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कारा भेज दिया। कारा के बारे में आपको शायद पता ना हो क्योंकि यह अपने वास्तविक अस्तित्व में मौजूद नहीं है, लेकिन यह गंगा किनारे बसा एक शहर था जो कि जौनपुर के पास पड़ता था। एक समय कारा का राजा जयचंद हुआ करता था। वही जयचंद जिसकी दगाबाजी के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। हालांकि यह अलाउद्दीन के कारा जीतने के काफी समय पहले की बात है। अलाउद्दीन को एक तरीके से उसकी क्षमता साबित करने के लिए कारा भेजा गया था। कारा पहुंचकर उसने कारा को जीत लिया और वहां का गवर्नर बन गया। कारा की जीत के साथ ही अलाउद्दीन की शादी जलालुद्दीन ने अपनी बेटी मल्लिकाए जहां से करवा दी। मल्लिकाए जहां को यह शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और इसी कारण उन दोनों के बीच काफी विवाद भी था। कारा और दिल्ली काफी दूर दूर थे, इसीलिए जलालुद्दीन ने कारा पर कभी खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जलालुद्दीन की बेगम और मल्लिकाए जहां की मां को लगता था कि अलाउद्दीन अपना नया साम्राज्य बसाने की सोच रहा है, जो कि सच भी था। साल बीतते गए और जलालुद्दीन ने अवध पर कब्जा कर लिया। अवध पर कब्जा करने के बाद वह यह समझ गया था कि दक्षिण भारत में भी बहुत से राज्य हैं जिन्हें जीता जाना चाहिए। उसने देवगिरी पर हमला किया। इस हमले में उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ जो कि उसने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए खर्च किया। उसने जलालुद्दीन के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया। जलालुद्दीन की बेगम को हमेशा से लगता था कि उसका कत्ल अलाउद्दीन के हाथों ही होगा और हुआ भी यही। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के साथ साथ उसके बेटों को भी मौत के घाट उतार दिया। अब अलाउद्दीन दिल्ली का नया सुल्तान बन गया था, लेकिन दिल्ली का सुल्तान बनने के साथ ही अलाउद्दीन को आंतरिक खतरों के साथ साथ एक और बड़े खतरे से लड़ना था, जो था मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों ने कई बार दिल्ली पर हमला किया। जर्न मंजूर में साल 1297 में, सिविस्तान में 1298 में, किली में 1299 में और दिल्ली में 1303 में, और इसके साथ ही अमरोहा में 1305 और 1306 में अलाउद्दीन और मंगोलों का आमना सामना हुआ। इस दौरान अलाउद्दीन का पलड़ा ही भारी रहा और मंगोलों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। जिस दौरान मंगोल अलाउद्दीन पर आक्रमण कर रहे थे, उसी समय अलाउद्दीन मंगोलों से लड़ने के साथ साथ भारत में भी अपनी पकड़ को मजबूत करता जा रहा था। उसने 1299 में गुजरात, 1301 में रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़ और 1305 में मालवा को जीत लिया था। चित्तौड़ में तो उसे जीतने में 8 महीने से ज़्यादा का समय लगा था। भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करने, मंगोलों से लड़ने और अपनी सत्ता को बनाए रखने के पूरे अभियानों में खिलजी के बहुत से सैनिक मारे जा रहे थे, पर खिलजी ने इन सब की परवाह किए बिना युद्ध जारी रखे। इसके बाद खिलजी ने 1308 में देवगिरी, 1310 में वारंगल और 1311 में
द्वार समुद्र पर भी कब्जा कर लिया। खिलजी के ये युद्ध अभियान इतने भयानक थे कि इस दौरान वहां की आधी से ज्यादा जनसंख्या को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस बुरी हालत को देखते हुए यादव साम्राज्य के राजा रामचंद्र, होयसाला साम्राज्य के राजा बल्लाला तृतीय और ककातिया राजा प्रतापरुद्र को अलाउद्दीन का दरबारी बनना पड़ा। खिलजी के मुख्य सेनापति मलिक काफूर ने पंड्या साम्राज्य पर भी हमला किया था और वहां से भारी संसाधन लूट लिए थे। उस समय पंड्या साम्राज्य ने उनका डटकर सामना किया और उन्हें कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन राजा रामचंद्र, राजा प्रतापरुद्र और राजा बल्लाला तृतीय के अलाउद्दीन से मिल जाने के कारण पांड्या साम्राज्य के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। इसके साथ ही पांड्या साम्राज्य में आंतरिक कलह भी चल रही थी। पांड्या साम्राज्य और अलाउद्दीन के बीच घमासान युद्ध हुआ। अलाउद्दीन की तरफ से राजा रामचंद्र, राजा प्रतापरुद्र और राजा बल्लाला तृतीय मौजूद थे और पांड्या साम्राज्य की तरफ से मंगोल उनका साथ देने के लिए मौजूद थे। हालांकि पांड्या साम्राज्य की हार हुई। पांड्या साम्राज्य के दोनों राजाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। इतिहासकार बताते हैं कि जब अलाउद्दीन को पता चला कि मंगोलों ने पांड्या साम्राज्य का साथ दिया है तो उसने कत्लेआम मचा दिया और 20 से 30 हजार मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया। उनके कई सेनापति भी दिल्ली के चौराहों पर मारे गए। धीरे धीरे मलिक काफूर का कद सल्तनत में बढ़ता जा रहा था। साल 1313 में उसे देवगिरी का गवर्नर बनाया गया था। यह वही समय था जब अलाउद्दीन को एक बीमारी लग गई थी। वो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। उसे केवल एक ही इंसान पर भरोसा था और वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर यह भली भांति जानता था और इसका फायदा उठाते हुए उसने अलाउद्दीन के हर करीबी को सत्ता से हटवा दिया। सबसे पहले उसने उन अधिकारियों को निकलवाया जो अलाउद्दीन के शासनकाल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे। इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से अलाउद्दीन के समय की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बेहतर माना जाता है। आर्थिक सुधार करने वाले उन अधिकारियों को निकालने के बाद नंबर आया आसपास के करीबियों का। मलिक काफूर ने हर इंसान को जो भी उसका राइवल बन सकता था उसे अलाउद्दीन पर जान का खतरा बताकर मरवा दिया। इसमें उसका साला अलप खान भी मौजूद था। अलप खान अलाउद्दीन का वफादार था, लेकिन उसे भी जान से हाथ धोना पड़ा। आगे सभी वजीर भी हटा दिए गए और मलिक काफूर वाइसराय बन गया। इसके बाद 4 जनवरी 1316 की रात को काफूर अलाउद्दीन के महल से उसकी लाश लेकर निकला। अलाउद्दीन को अपनी मौत का बहुत डर था। उसने मौत के डर से सबको खुद से अलग कर लिया था। वो डरता था कि उसने जो जलालुद्दीन के साथ किया कहीं उसके साथ भी वैसा ही न हो जाए। अलाउद्दीन की मौत के बाद काफूर ने उसके बेटों को अंधा करके उसके बेटे शहाबुद्दीन को गद्दी पर पुतला बनाकर बिठा दिया। हालांकि अलाउद्दीन के सबसे बड़े बेटे ने काफूर को मारकर गद्दी छीन ली। यह था सुल्तान मुबारक खान। तो दोस्तों, ये थी अलाउद्दीन की कहानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।